नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से आज का वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आज मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम अभी थोड़ी देर में आप जानेंगे। मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रैक्टिकल बीएचयू में और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी थर्ड ईयर और पीजी फाइनल ईयर के बच्चों को कराया जाता है। ख़ास तौर पर यह प्रैक्टिकल यदि आप ओबी के स्टूडेंट हैं या ओबी का पेपर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह प्रैक्टिकल कराया जाता होगा। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में भी यह प्रैक्टिकल निश्चित रूप से आपके सिलेबस में होगा। तो मैं आज इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल जो आपके सिलेबस में होगा उसी पर बात आपसे करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिकल का नाम, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स है। यानी बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो आज मैं स्ट्रेस से संबंधित एक प्रैक्टिकल के बारे में बात करूंगा। स्ट्रेस आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ते हैं और स्ट्रेस एंड कोपिंग का जो एक पेपर आप उसमें भी पढ़ते हैं। यानी स्ट्रेस जो टॉपिक है वह यह आप अलग अलग पेपर्स में निश्चित रूप से पढ़ते होंगे, लेकिन आज जो मैं प्रैक्टिकल में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उसका नाम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। और इंडेक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए, का निर्धारण करने के लिए, का पता करने के लिए जिस स्केल का यूज आज मैं करने वाला हूं उसका नाम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स है, इसीलिए नाम लिखा गया है। यानी महत्वपूर्ण यह है कि आज हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में प्रैक्टिकल के थ्रू जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को मालूम होगा, आपने मेरा पिछला वीडियो जो हमने प्रैक्टिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हमको लगता है लगभग 1 दर्जन के आसपास मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे उन वीडियोस को सुने तो निश्चित रूप से आपको जो बेसिक्स है प्रैक्टिकल्स के बारे में, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट और शुरू से कैसे हम लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने लगभग हर वीडियो में बताया है। आज भी मैं उन बातों को रिपीट करूं इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप पिछले वीडियो में तमाम तरह की चीज़ें आप सुन सकते हैं जो बेसिक्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में या आप और सब्जेक्ट्स में, जैसे साइकोलॉजी के साथ साथ आप एजुकेशन में भी या साइकोलॉजी के जो अलग अलग कोर्स होते हैं, अगर आप उसमें इसे पढ़ते हैं या इस पर प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होगी, तो निश्चित रूप से टेस्ट और एक्सपेरिमेंट 2 रूप में आप साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल पूरा करते हैं। और जब आप टेस्ट लिख रहे होते हैं तो आपको एम से शुरुआत करनी होती है। और आप यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में जानना आपका उद्देश्य है, तो सीधे सीधे एम या उद्देश्य में आप लिखेंगे टू एसेस द एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस बाय द यूजिंग ऑफ सिंह एंड श्रीवास्तव ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स। कुछ यूजी के बच्चे होते हैं या पीजी में बहुत कम, लेकिन 1-2 बच्चे ज़रूर होते हैं, या दूसरे विश्वविद्यालय या कॉलेजों में कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको हिंदी में लिखने की आवश्यकता होती है। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि आप इसको एम को उद्देश्य लिख सकते हैं और उद्देश्य में साफ साफ लिख सकते हैं कि सिंह एंड श्रीवास्तव द्वारा विकसित निर्मित ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का उपयोग करते हुए किसी कर्मचारी के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का मापन करना, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जब आप किसी प्रैक्टिकल को, चाहे वो टेस्ट हो या एक्सपेरिमेंट हो, जब लिखना शुरू करते हैं, मैं ख़ास तौर से टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो टेस्ट में आप एम से शुरुआत करते हैं और उसके बाद तुरंत आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं फाइल में।
और इंट्रोडक्शन इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं इसके बारे में आप समझाइए, बताइए कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि स्ट्रेस आप निश्चित रूप से जब पढ़ते होंगे तो स्ट्रेस के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, या फील्ड हो सकते हैं, या अलग अलग एरिया हो सकता है। यानी दुनिया भर में अलग अलग लोगों में पाए जाने वाला स्ट्रेस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग नेचर हो सकता है। एक बच्चे में स्ट्रेस होगा तो उसकी कंडीशन अलग होगी, एक एडल्ट में स्ट्रेस होगा तो उसका कंडीशन अलग होगा, किसी कर्मचारी में या एम्प्लॉई में स्ट्रेस होगा तो उसका कंडीशन कुछ और होगा। अगर वृद्ध व्यक्तियों में या महिला में, पुरुषों में, गांव में, शहर में अलग अलग कंडीशन में जब स्ट्रेस होता है तो निश्चित रूप से स्ट्रेस का जो नेचर है, उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो कारण हैं, यह अपने अपने हिसाब से बदल जाते हैं। फिलहाल जो मैं आपसे स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ यह ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस जब ऑक्यूपेशनल पर्सपेक्टिव में होता है, यानी व्यावसायिक चीज़ों से या प्रोफेशन से या जॉब से रिलेटेड हो जाता है, तो इसे हम एक सीमित दायरे में बांध दिए। यानी स्ट्रेस हम दुनिया भर में अलग अलग तरह के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। और जब आप स्ट्रेस को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाएं होंगी जिनके आधार पर आपको स्ट्रेस को समझना पड़ेगा, और फाइल में आप निश्चित रूप से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन सेली की जो 1979 की है, वो स्लाइड में आप साफ साफ देख रहे हैं, और यहाँ पर लिखा गया है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं जिससे कि आप समझ पाएँ। देखिए, इंट्रोडक्शन में सेली का डेफिनेशन साफ साफ लिखा गया है 2 लाइन का। स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। यानी स्ट्रेस चाहे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो, चाहे जनरल स्ट्रेस हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो बिना यह किसी डिमांड का उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी जब हमारी आवश्यकता से ज़्यादा, हमारे लेवल से ज़्यादा, हमारी क्षमता से ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होती है, कोई भी ऐसा जॉब है, कोई भी ऐसा रोल है, कोई भी ऐसा काम है जो हमारी क्षमता से ज़्यादा काम करने की डिमांड करता है, मांग करता है, और जहाँ पर हमें लगता है कि या तो मुझसे नहीं होगा या तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी हमारी क्षमता से जब वो ज़्यादा हो, हमारी क्षमता के अंदर रहेगा या क्षमता के बराबर रहेगा, तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो डिमांडिंग सिचुएशन में जब वह वर्क या वह काम या वह रोल या जिम्मेदारी हमसे एक विशेष तरह की डिमांड या मांग करता हो, उसको सही तरीके से पूरा करने में, और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर स्ट्रेस जैसी सिचुएशंस बनती है। और इसके वजह से नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर से कई तरह के ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, हमारे सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारे एक्टिविटीज़ से, हमारी शरीर से, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से इस तरह के नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस जो हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे बात विचार, हमारे एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो वास्तव में नेचुरल नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से इतना तो तय हो जाता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ न कुछ वजह है, और उन लक्षणों के आधार पर हम स्ट्रेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर कारण के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि वास्तव में स्ट्रेस का कारण क्या है, और यहाँ पर कारण में हम किसे लेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को लेंगे। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर जाऊँगा तो बहुत
समय लगेगा और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से संबंधित प्रैक्टिकल और उसकी मेथडोलॉजी को समझाना है, न कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझाना है। मैं कभी बाद में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बात आपसे करूँगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जब आप फाइल में लिखिएगा तो एम लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने सेली का डेफिनेशन दिया है, इसके अलावा भी 2-4 डेफिनेशंस बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पर और यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्ट्रेस चाहे जिन भी कारणों से हो, क्योंकि नेचर ऑफ स्ट्रेस बदल जाने से जो कारण है वह भी बदल जाता है। एक बच्चे में स्ट्रेस का कारण कुछ और होगा, बड़े लोगों में स्ट्रेस का कारण कुछ और होगा, मेल में कुछ और होगा, फीमेल में कुछ और होगा, गांव के लोगों में कुछ और होगा, शहर के लोगों में कुछ और होगा, वर्किंग में कुछ और होगा, नॉन वर्किंग में कुछ और होगा। स्ट्रेस का प्रभाव हमें कई अलग अलग पहलुओं के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका कारण अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सिम्टम्स चाहे जिस रूप में हमें दिखे, लेकिन कारण क्या होगा, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगा, प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, वर्क से रिलेटेड होगा, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इसमें स्लाइड में आप साफ साफ देख रहे हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की गई, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में मैं एक एक को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, आप अच्छे तरीके से इसे फाइल में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, कई सारे सिम्टम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं, जो स्ट्रेस के सिचुएशंस में निश्चित रूप में व्यक्ति के व्यवहार में दिखता है। इनके आधार पर भी ये तय कर सकते हैं कि यह कहीं न कहीं तनाव या स्ट्रेस का एक पहचान हो सकता है, या इसकी शुरुआत हो सकती है, एक संकेत हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिए तो आप दूसरा सिम्टम जो फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस के कंडीशन में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यानी मनोवैज्ञानिक लक्षणों के साथ साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो स्ट्रेस के सिचुएशंस में आपके शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लेकर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम है, तमाम तरह की जो चीज़ें, मुझे एक एक चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे। इसके बाद अगला अगर देखा जाए तो बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें कई सारे सिम्टम्स यहाँ पर लिखे गए हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में सारे सिम्टम्स एक बराबर दिखाई दे, लेकिन अधिकतम लोगों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, और इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हम स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं, स्ट्रेस के बारे में समझ सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अब अगर इसके आगे हम बात करें तो आप कॉजेस ऑफ स्ट्रेस या सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे कारण जो स्ट्रेस के हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों को स्लाइड में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। और कॉजेस ऑफ स्ट्रेस या सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस भी इसे हम बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, यानी तनाव का जो मनोवैज्ञानिक कारण है। इसमें कई तरह के कारण हो सकते हैं, मैं एक एक चीज़ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मुझे ख़ास तौर से आपको प्रैक्टिकल समझाना है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल को समझने से पहले उससे रिलेटेड तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फाइल बनाते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता होती है, और जब आप वाइवा देने जाते हैं तो आपसे एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को निश्चित रूप से आपको समझना होता है, और फाइल के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। और ये तैयारी यदि आप कर लेते हैं तो ये थ्योरी में भी काम आता है, और आपको यहाँ प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, और आपको वाइवा में भी निश्चित रूप से काम आएगा। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस में इतने सारे कारणों की बात की गई है, आप इसको लिखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरा, मैंने पहले साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात की, दूसरा नॉन साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस है।
और नॉन साइकोलॉजिकल कॉजेज में कई सारी चीज़ों को इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसमें अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के और चीज़ें हो सकती हैं जो आप स्लाइड में बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और कारण हैं जो निश्चित रूप से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप इन चीज़ों को, जैसे फ्रिक्वेंट चेंज इन वर्क शेड्यूल में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, पैथोजेनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अब अगर स्पेशली चूँकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं तो सोर्सेस और कॉजेस ऑफ जॉब स्ट्रेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो सभी कारणों को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांट करके आप समझ सकते हैं। जहाँ पर फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जॉब का जो नेचर है, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और जिस तरह का वर्क कंडीशन में जिस तरह के काम आपको दिया गया है, रोल जो आपको दिया गया है, उस जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स से भी ये तय होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड तमाम तरह के फैक्टर्स है जो मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो है फैक्टर्स, दूसरा जो बी का आप स्लाइड में कारण देख रहे हैं वो फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने से या ठीक न होने के कारण भी कई बार एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस देखा गया है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से संबंधित कारण। और तीसरा जो है पर्सनल फैक्टर्स यानी इंडिविजुअल रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड कई सारे ऐसे कारण होते हैं जहां पर जॉब अच्छा होने के बावजूद भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत समस्या न होने के बावजूद भी हम पर्सनल कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड, एम्प्लॉय के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ऐसे तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके अंदर सामान्य सिचुएशन में भी स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, उत्पन्न होता है। अब अगर हम एक एक चीज़ की बात करें, जैसे मैंने पहला क्या बताया, फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, कई तरह के जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो निश्चित रूप से किसी भी एम्प्लॉई के अंदर स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा, आप खुद स्लाइड में देख रहे हैं। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया। दूसरा अगर मैं बात करूं फैक्टर्स रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। और एक एक जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो मैंने बताया पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है, जहाँ पर कैरियर से रिलेटेड कंसर्न होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी से लेकर के कई बार समस्याएं हमारी जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा आप लाइफ एंड कैरियर चेंजेस की बात कर सकते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी की बात कर सकते हैं या टाइप ए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऑक्यूपेशनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करें, ऑक्यूपेशनल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के कंडीशन में ऑक्यूपेशनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कारण क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। तो उसमें जॉब रोल हो सकता है और जॉब रोल में भी कई अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से जुड़ा होता है। दूसरा अगर भी हम बात करें तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ये भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से जुड़े होते हैं और कई बार कारण यहाँ से भी जाना जा सकता है। और तीसरा यानी सी अगर देखा जाए तो फिजिकल वर्क कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के लिए फिजिकल वर्क कंडीशन, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल वर्क कंडीशन स्टेटस क्या है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी
किस तरीके से यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी के आधार पर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शंस कैसा है, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों में स्ट्रेस इस चीज़ से लेकर के कितना होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम किस तरीके से वहाँ पर शेड्यूल्ड किया गया है, किस तरीके से इस पहलू पर काम किया जाता है, कितना ये पॉजिटिव है, कितना सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, यह भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से जुड़ा होता है। आगे अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल रिलेशंस एट वर्क, कई बार मैंने पीछे भी बात किया कि इंटरपर्सनल रिलेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेसेस पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ये पुअर होता है या प्रॉपर हमारा इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन नहीं है तो भी व्यक्ति में कई तरह की समस्याएं होती हैं और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्ट्रेस से होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट भी महत्वपूर्ण है, मैं बहुत बात नहीं करूंगा इस पर। अब आते हैं अगला जो चीज़ लिखेंगे आप, इसको आप कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस चाहे जिस भी वजह से हो, मैंने बहुत सारे कारण की बात की, स्ट्रेस चाहे जिस भी कारण से हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका नतीजा क्या हो सकता है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन निश्चित रूप से आपको कॉन्सिक्वेंसेस में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इस कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप कई अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, इस आधार पर भी आप इसके विभिन्न तरह के नकारात्मक परिणामों को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस की बात आप फाइल में करेंगे, और मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस में 4-5 चीज़ें मैंने लिखी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, यानी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के स्ट्रेस के बारे में जान सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही तो चलेगा नहीं कि हम किसी को कह दें कि आपके अंदर स्ट्रेस है और किसी को कह दें आपके अंदर नहीं है। चेहरा देख करके स्ट्रेस हम नहीं बता पाएंगे, स्ट्रेस है कि नहीं है तो उसका लेवल क्या है। जैसे अभी यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को जानने के लिए, अभी एक मेजरमेंट का तरीका है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स जो आप यूज कर रहे हैं एक स्केल है जिसके एप्लीकेशंस के आधार पर, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के ऑक्यूपेशनल, व्यक्ति नहीं बल्कि एम्प्लॉई के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो यह भी मेजरमेंट की एक टेक्निक होगी बाई स्केल। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप व्यक्ति के स्ट्रेस के बारे में जान सकते हैं, उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर फाइल में लिखिए। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के जितने कारण हैं उन कारणों के बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाना, आपने मेजरमेंट के बारे में जाना। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस भी हो सकता है। कई बार हमें मालूम होता है कि यह कारण हो सकते हैं, यह कंडीशन हो सकते हैं जिनकी वजह से आने वाले समय में हमारे अंदर स्ट्रेस हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें उन कारणों पर समय रहते कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, और जहाँ तक हो सके उनसे बचने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन में निश्चित रूप से हमें विशेष तरीके से काम करना होता है जिससे कि हम स्ट्रेस से बच पाएँ। ऐसे टेक्निक्स को, ऐसे विधियों को, ऐसे मेथड्स को भी आपको निश्चित रूप में बताने की ज़रूरत है, आप यहाँ लिखिएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से लिखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज में कई सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस कई अलग अलग लेवल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं अलग अलग लेवल्स पर जब स्ट्रेस आइडेंटिफाई किसी भी व्यक्ति में होता है, एम्प्लॉय में होता है,
तो जिस तरह की कंडीशन होती है उसी कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को आप देख रहे हैं स्लाइड में कि 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जो है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एट इंडिविजुअल लेवल, और बी आप देख रहे हैं एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यानी पूरे स्ट्रेस को 2 पार्ट में बांटा गया है जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए, किसी व्यक्ति में वैयक्तिक रूप पर स्ट्रेस अगर आपको देखने को मिलता है, हालांकि इसकी बात हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जानना हमारा उद्देश्य है, इंडिविजुअल लेवल पे जानना उद्देश्य नहीं है। लेकिन कई बार व्यक्ति के व्यक्तिगत कारणों की वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो इसके लिए हम कॉग्निटिव इंटरवेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियरल इंटरवेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कई अलग अलग चीज़ें जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, फिजिकल एक्सरसाइजेस हो गया, बायो फीडबैक हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर इसको यूज किया जाता है और व्यक्ति अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है, अपने बेहतर होने के लिए काम करता है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक की बात की जाती है, वहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर एलिमिनेटिंग और मिटिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स की बात करता है, कोपिंग विथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की बात करता है, मॉडरेटिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेस की बात करता है, और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर्स। ये तमाम अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिनके थ्रू हम जो स्ट्रेस है उसके कहीं न कहीं मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, देखते हैं। इन सारी चीज़ों को जैसे पहले ही स्लाइड में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया, और अगर आप यहाँ पर एक की बात अगर हम करें, यानी पहले वाले की बात करें, तो मैंने बता दिया कॉग्निटिव, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, इस तमाम तरह की टेक्निक्स होती हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैंने नाम बताया, जैसे मिटिगेटिंग और एलिमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स की बात किया जाए तो कई सारी टेक्निक्स आप स्लाइड में देख रहे हैं। इन पर बात करना संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम है, मुझे जल्दी से जल्दी आपको बताना है, लेकिन इन चीज़ों को आप बुक में पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बुक है श्रीवास्तव सर की, आप उसको पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। और उसके बाद मॉडरेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स में भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट है, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस है, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप निश्चित रूप से जो लिखते हैं वह अबाउट द टेस्ट। अब आते हैं सीधे हम टेस्ट पर। मैंने अभी तक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पर अटका हुआ था। मैं एक एक चीज़ बता रहा था कि आप किस तरीके से फाइल में इंट्रोडक्शन को लिखिएगा, शामिल करिएगा। अब थोड़ी सी बात हम लोग टेस्ट के बारे में कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके मेथोडोलॉजी में हम लोग आएंगे। सबसे पहले यह जो अबाउट द टेस्ट के बारे में बात मैं आपसे कर रहा हूं, यानी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स आप यूज करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होने से निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे रिलेटेड कुछ न कुछ सवाल आपसे वाइवा में ज़रूर पूछे जाते हैं और उम्मीद किया जाता है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी और बिना इसके आप फाइल में नहीं लिख सकते कुछ। तो यह स्केल जिसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स बोला जाता है, यह श्रीवास्तव एंड सिंह के द्वारा डेवलप किया गया, और जो इसका स्कोरिंग प्रोसीजर है, इसमें 2 तरह के आइटम्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप मैनुअल यदि लीजिएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का मैनुअल यदि आप लीजिएगा तो उस मैनुअल में जो आइटम्स हैं डायमेंशन वाइज लिखा हुआ है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉजिटिव आइटम्स, नेगेटिव आइटम्स, चूँकि आप यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो
पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम्स का मतलब आप समझ रहे होते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ सकारात्मक तरीके से कहा जाए, ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि आप लोगों से बातचीत करके कैसा अनुभव करते हैं, या ये पॉजिटिव हो गया, आप दूसरे लोगों से, दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके आपको कैसा अनुभव होता है। और मैं इसको पूछ लूँ कि जब आप दूसरे से बातचीत करते हैं तो आपको तनाव महसूस होता है, या दूसरे से बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर इस तरीके से पूछते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव तरीके से दे रहे हैं या नेगेटिव तरीके से दे रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें आइटम्स का इस्तेमाल किया गया है, और सभी के सभी आइटम्स कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस पर आधारित हैं। तो पॉजिटिव आइटम्स जो भी हैं, उन पॉजिटिव आइटम्स का सिर्फ नंबर लिखा रहेगा, लेकिन नेगेटिव आइटम्स, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम्स को आप कैसे पहचानेंगे, यह मैनुअल में लिखा हुआ है। और पॉजिटिव नेगेटिव आइटम्स के पहचानने का एक ही तरीका है कि जो एस्टेरिस्क मार्क वाले आइटम्स हैं, जिन आइटम्स नंबर के ऊपर, जिस आइटम्स के ऊपर यानी उसके सीरियल नंबर, जैसे 1 है आइटम या 2 है या 3 है, तो उसके ऊपर अगर एस्टेरिस्क मार्क है या स्टार बना हुआ है तो वो नेगेटिव आइटम्स होगा। ठीक है, जितने स्टार वाले आइटम्स हैं, जितने एस्टेरिस्क मार्क वाले आइटम्स हैं, वो नेगेटिव आइटम्स हैं, और जो नॉर्मल आइटम्स हैं वो सब पॉजिटिव आइटम्स हैं। तो पॉजिटिव आइटम्स और नेगेटिव आइटम्स के बारे में मैंने बात कर दी। पॉजिटिव आइटम्स की स्कोरिंग आपको 1, 2, 3, 4 और 5 करना है, क्योंकि 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है। यानी एक जो प्रश्न है, जो आइटम है, हर प्रश्न के आगे 5 पॉसिबल आंसर्स दिए हुए रहेंगे, 5 संभावित उत्तर रहेंगे, इसीलिए इसको 5 पॉइंट रेटिंग स्केल बोला जाता है। और स्कोरिंग आपको 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप में करना है। मान लीजिए अगर किसी ने पहले उन 5 में किसी प्रश्न के आगे जो 5 संभावित उत्तर हैं, उनमें से अगर किसी ने पहले पर अगर टिक किया है और वो पॉजिटिव आइटम है, तो उसे आप 1 स्कोर देंगे। दूसरे पर टिक किया तो 2, 3, 4 और 5 ऐसे कर देंगे। और नेगेटिव आइटम्स, अगर कोई आइटम नेगेटिव है, उस पर एस्टेरिस्क मार्क लगा हुआ है या स्टार लगा हुआ, तो नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव आइटम पर मान लीजिए कि अगर उसने पहले पर ही टिक कर दिया, तो पहले पर अगर टिक कर दिया है तो उसको आप 5 नंबर देंगे, 5 स्कोर देंगे। दूसरे पर टिक किया है तो 4 देंगे, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव आइटम की स्कोरिंग पॉजिटिव आइटम्स का जस्ट उल्टा होता है। यानी पॉजिटिव आइटम की स्कोरिंग 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, तो नेगेटिव आइटम की स्कोरिंग क्या होगा, 5, 4, 3, 2 और 1 होगा। इसीलिए मैंने कहा कि नेचर ऑफ आइटम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। और स्कोर रेंज क्या होगा, स्कोर रेंज ये गलत लिखा हुआ है, स्कोर रेंज 1 to 230 नहीं होगा, क्योंकि इस स्केल में टोटल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 46 आइटम्स हैं। तो मिनिमम स्कोर मान लीजिए सब पे 1, 1, 1 कर दिया पॉजिटिव पर, और नेगेटिव पर लास्ट वाले पर यानी 5वें ऑप्शन पर अगर टिक कर दिया तो 1, 1, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब पे अगर मिनिमम अगर वो पाएगा तो 1, 1 पाएगा। तो 46 आइटम्स है, तो सब पे अगर 1, 1 पाएगा तो 46 हो जाएगा ना। 1 जो लिखा है वो गलत है, वहाँ पर 46 रहेगा। तो स्कोर रेंज क्या है इस स्केल का, 46 to 230 यानी मान लीजिए सब पर 5, 5, 5 पा गया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एनपीसी आप पढ़े होंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो न तो एकदम नीचे यानी ±3 सिग्मा के बाहर वाली केसेस नहीं होती हैं। हम नॉर्मल केसेस किसे मानते हैं, जो ±1 सिग्मा के बीच में आता है, लगभग 68 पॉइंट समथिंग, 68.26% के आसपास। तो 46 to 230 इसका स्कोर रेंज हो गया। आगे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 46, जो मैं भी बात कर रहा था, 46 आइटम्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्केल में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स में कुल डायमेंशन की जो संख्या है वो 12 है, और सभी 12 डायमेंशंस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ ताकि दिख जाए। मुझे मालूम है आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं,
लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। ये सभी के सभी डायमेंशंस का नाम मैनुअल में भी लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने 46 और टोटल नंबर ऑफ़ डायमेंशंस कितने हैं 12 हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए और एक एक डायमेंशंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और हर एक डायमेंशन जो है, जैसे रोल ओवरलोड की बात की जा रही है, रोल एम्बिग्यूटी की बात की जा रही है, यह सभी के सभी जो डायमेंशंस हैं वह स्ट्रेस यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से बहुत ही हाईली कनेक्टेड हैं। यानी आप इन सारे डायमेंशंस का जो कनेक्शन है इसको स्ट्रेस के यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के कारण के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के दुनिया भर में बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से यह जो स्केल है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स, यह सभी कारणों की बात नहीं करता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से रिलेटेड ऐसे 12 पहलुओं की, 12 एस्पेक्ट की, 12 ऐसे कारकों की बात करता है जिससे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस गहरे रूप से जुड़ा होता है। इसके अलावा कोई और कारण होगा तो ये स्केल नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर इन 12 कारणों में से कोई कारण होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का तो निश्चित रूप से उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सारे अलग अलग जो डायमेंशंस, इन डायमेंशंस की भी समझ आपको होनी चाहिए, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए और डायमेंशंस का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के साथ कनेक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। तब आप प्रैक्टिकल को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे अगर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं बात करूं, इंडिकेशन की बात करूं, यानी इस स्केल पर अगर लो स्कोर आता है, जितना स्कोर कम रहेगा उतना ही स्ट्रेस का लेवल क्या होगा, कम होगा। यानी लो स्कोर लो लेवल ऑफ स्ट्रेस को प्रदर्शित करता है, जबकि हाई स्कोर हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को प्रदर्शित करता है। स्कोर जितना कम होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस भी उतना ही कम होगा, स्कोर जितना ज़्यादा होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, यानी हर एक प्रश्न के, हर एक आइटम के संभावित 5 उत्तर दिए रहेंगे, जिनमें से कोई एक पर टिक करना होगा और उसकी स्कोरिंग पॉजिटिव नेगेटिव कैसे की जाती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। ये पांचों ऑप्शंस के नाम लिखे गए हैं। यह जो स्केल आप यूज करेंगे, इसका मैनुअल तो इंग्लिश में है, लेकिन इसका जो स्केल है, ठीक है, स्केल यानी आप इसको क्वेश्चनेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्केल भी बोल सकते हैं, जिसमें आइटम्स लिखे हुए हैं, इसको ये हिंदी में है और उसका जो ऑप्शन है 5 अलग अलग जो संभावित विकल्प हैं, उत्तर हैं, वह भी हिंदी में लिखा हुआ, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है। तो ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल यानी हर एक प्रश्न के 5 संभावित उत्तर होते हैं। और इंटरप्रिटेशंस की बात करें, यानी लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैनुअल में साफ साफ लिखा गया है कि इन 12 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर या ओवरऑल स्केल के आधार पर आप किसी भी एम्प्लॉई के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है 3 लेवल में आप करेंगे। या तो डायमेंशन वाइज लो आ सकता है, या मॉडरेट आ सकता है, या हाई आ सकता है, या ओवरऑल पूरे स्केल के आधार पर लो, मॉडरेट या हाई, यानी लो, हाई और मॉडरेट 3 अलग अलग लेवल्स हैं। यही 3 लेवल रहेंगे आपके इंटरप्रिटेशंस के। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आप किसी भी एम्प्लॉई के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को 3 ही रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 आधार पर आप उसके परिणाम को बता सकते हैं कि आपके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो कम है या औसत है, ठीक है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशंस लेवल्स हैं जो इस में लिखा गया है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मैनुअल है और उसका ऊपर वाला पेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा ही मैनुअल आपको दिखेगा, जहाँ पर मैनुअल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स ये लिखा गया है, वो ऐसा ही, तो ऐसा ही मैनुअल आपको मिलेगा। और जो स्केल की बात मैं कर रहा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का जो स्केल है जिस पे प्रश्न
46 आइटम्स हैं वो उसका मैं ऊपर वाला फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूँ, और इंस्ट्रक्शन जो है वो साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, जिसको आप अपनी फाइल में भी लिखते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आप एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय पर, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, जिस पर भी आप करना चाहें, जो भी एम्प्लॉय हो, जिस भी सेक्टर का एम्प्लॉय हो, बैंक का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, जो भी जिसके ऊपर भी आप करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आप उस एम्प्लॉय का डिटेल्स कम से कम इतने रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स आपको मिलती है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का स्केल आपने पढ़ा है, मैनुअल पढ़ा है, ग्राफ पेपर है, सारी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप मटेरियल रिक्वायर्ड में उसको लिखेंगे। इसके बाद मेथोडोलॉजी होता है। मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने पुराने जितने भी प्रैक्टिकल्स के लगभग 1 दर्जन वीडियोस बनाए हैं, मैंने शुरू में कई सारे में बताया, मैं बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट होता है जहाँ पर प्रैक्टिकल से संबंधित तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको आप पहले दुरुस्त रखते हैं, उसका अरेंजमेंट आप बेहतर तरीके से करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, और मैं अभी स्केल आपको दिखा रहा था उस पर भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश लिखा गया था। निर्देश आपको बेहतर तरीके से जो एम्प्लॉई हैं जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं उनको समझाना है, क्योंकि जब तक वो आपके प्रैक्टिकल के उद्देश्य को नहीं समझेंगे और उन्हें महसूस नहीं होगा कि हम इसको क्यों करें, तब तक आप बेहतर तरीके से इस प्रैक्टिकल को पूरा नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रक्शंस में आपको साफ साफ बताना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से रिलेटेड एक स्केल है, इसमें 46 आइटम्स हैं, आपको प्रश्न पढ़ते जाना है, जो आपके लिए उचित हो उस पर आपको 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पर टिक करना है। किसी भी प्रश्न का कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। हर एम्प्लॉई के अपने काम के हिसाब से, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, वो अपने हिसाब से उत्तर उसका अलग भी हो सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ों को पढ़ते जाना है, जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, किसी प्रश्न पर डबल टिक नहीं करना है। समय बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा। ये तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, और आपको ये भी बताना है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इसके द्वारा हम आपके जॉब से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड स्ट्रेस का मापन करना चाहते हैं, यानी हम आपको बताएंगे कि क्या आपको अपने जॉब से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं है, जो शायद कभी आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो उसको जानना हमारा उद्देश्य है। हम निश्चित रूप से आपके बारे में स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये आप इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाइए, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, ये सब लिखिए जैसे आप लिखते हैं। और रिजल्ट में 2 चीज़ें आप लिखते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में आप बताते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बताते हैं। क्वालिटेटिव अगर डेटा के बारे में बात किया जाए तो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जो एम्प्लॉय खुद बताते हैं उसको आप लिखते हैं, वो लिख के देते हैं, बताते हैं कि हमें प्रैक्टिकल के दौरान कैसा लगा। और ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट में जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने ऑब्ज़र्व किया एम्प्लॉय के बिहेवियर से, आप उन चीज़ों को भी अपनी फाइल में लिखते हैं, तो यहाँ लिखिएगा। क्वांटिटेटिव रिपोर्ट में ये न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट होता है, पोर्शन होता है, जहाँ पर आप डेटा के आधार पर तमाम तरह की चीज़ें लिखते हैं, समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप शुरुआत ही करते हैं कि इससे संबंधित जो भी रिकॉर्डिंग शीट है या टेबल्स है या और तरह के जो डेटा हैं, ग्राफ पेपर है, इन सारी चीज़ों को अटैच किया गया और फिर एक एक की बात आप यहाँ पे करते हैं। आइए हम एक एक चीज़ को आपको समझाते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करूँ जिससे कि, अच्छा मैं ज़रा इस तरीके से करके देखता हूँ क्या आपको बेहतर तरीके से दिख जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप इस तरह का टेबल नंबर 1 मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। और टेबल नंबर 1 में आप यह आपके मैनुअल में भी दिया हुआ है, लेकिन 1-2 कॉलम जो है इसमें मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ आपके समझने के लिए। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
12 डायमेंशंस का नाम लिखा हुआ है और हर डायमेंशन में ऊपर देखिए थोड़ा सा, ये पॉजिटिव आइटम्स जिसको ट्रू कीड आइटम्स बोलते हैं, नेगेटिव आइटम्स जिसको फॉल्स कीड आइटम्स बोलते हैं, जिस पर स्टार का मार्क होता है, स्ट्रिक मार्क होता है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग लिखा गया है। जैसे एक मैं लेकर के आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे डायमेंशन नंबर 1 जो है रोल ओवरलोड है, और इसमें पॉजिटिव जो आइटम्स हैं उनका सीरियल नंबर लिखा गया है, पहला, 13वां, 25वां, 36वां, 44वां और 46वां। यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, पॉजिटिव आइटम्स कितने हैं? 6 हैं। और इसी डायमेंशन पर नेगेटिव आइटम्स में यानी फॉल्स कीड आइटम्स में आप देख रहे हैं कि एक भी आइटम्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में p प्लस एन, p का मतलब पॉजिटिव प्लस n का मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव आइटम्स जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो 6 है, प्लस नेगेटिव आइटम्स एक भी नहीं यानी 0 है, तो 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। यानी इसका जो पहला डायमेंशन है रोल ओवरलोड, उसमें कुल 6 आइटम्स हैं जिनमें पॉजिटिव आइटम्स 6 हैं जबकि नेगेटिव आइटम्स एक भी नहीं है। ठीक है। वहीं पर जैसे रोल एम्बिग्यूटी की अगर बात करें, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। रोल एम्बिग्यूटी की बात करें तो इसमें दूसरा, 26वां और 37वां जो आइटम नंबर है ये पॉजिटिव आइटम्स है, यानी 3 पॉजिटिव आइटम्स हैं और नेगेटिव आइटम सिर्फ एक है, 14वां। तो यहाँ पर p प्लस एन यानी पॉजिटिव 3 प्लस नेगेटिव यानी n 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से आप सभी 12 जो डायमेंशंस आप देख रहे हैं उन सभी 12 डायमेंशंस का नाम लिखिए और पॉजिटिव आइटम्स की संख्या लिखिए, पॉजिटिव आइटम्स कितने हैं उनका सीरियल नंबर लिखिए, नेगेटिव आइटम्स कितने उनका सीरियल नंबर लिखिए, और पॉजिटिव यानी p प्लस n में पॉजिटिव आइटम्स प्लस नेगेटिव आइटम्स को जोड़ दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि 12 डायमेंशंस में पॉजिटिव आइटम्स और नेगेटिव आइटम्स कितने हैं और टोटल कितने आइटम्स हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि टोटल आइटम्स कितने हैं 46 और टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस 12। तो 12 डायमेंशंस में मिलाकर के 46 आइटम्स का इस्तेमाल किया गया है और सभी डायमेंशंस में आप देख रहे हैं कि इक्वल आइटम्स नहीं है। हर एक डायमेंशंस में आइटम्स की संख्या बराबर नहीं है। जैसे पहले वाले रोल ओवरलोड में 6 आइटम्स हैं, तो दूसरे में 4 है, तो तीसरे में 5 है, तो फिर चौथे में 4 है, फिर किसी में 3 है, फिर किसी में 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 3 है। आप देख रहे हैं ना। तो ये हर एक डायमेंशंस में आइटम्स की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये पता चली कि हर एक डायमेंशंस में नेगेटिव और पॉजिटिव आइटम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे पॉजिटिव जो पहला डायमेंशन है रोल ओवरलोड, इसमें सिर्फ पॉजिटिव आइटम्स है, नेगेटिव आइटम्स नहीं है। उसी तरीके से 2-3 आइटम्स डायमेंशंस और आप देख रहे हैं जहाँ पर नेगेटिव आइटम्स नहीं है, लेकिन अंडर पार्टिसिपेशंस आप देखिए या पावरलेसनेस देखिए, 6वां और 7वां डायमेंशन, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आइटम्स हैं, पॉजिटिव आइटम्स एक भी नहीं है। ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे डायमेंशंस में आइटम्स की संख्या बराबर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे डायमेंशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम्स भी रहना ज़रूरी, ऐसा भी नहीं है। ये साफ साफ आप देख रहे हैं और इसके आधार पर भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं आगे टेबल नंबर 2 की बात करूं तो टेबल नंबर 2 जो आपको इस मैनुअल में भी मिल जाएगा, लेकिन पूरी चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी चीज़ समझने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें, जैसे डायमेंशंस 12 डायमेंशंस है, 12 डायमेंशंस का नाम लिखिए। मैंने शुरू में जब स्केल के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आप 3 लेवल्स पे कर सकते हैं, यानी किसी एम्प्लॉई के परिणाम को 3 आधारों पर आप बता सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हाई है कि लो है कि मॉडरेट है। तो उसका नॉर्म टेबल यानी मैनुअल में नॉर्म टेबल दिया गया है कि कितने से कितने स्कोर के बीच में स्कोर रहेगा, तो उसको आप लो कह सकते हैं, उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं, उसको आप हाई कह सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे करके समझाऊंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। जैसे रोल ओवरलोड की बात अगर हम करें, रोल ओवरलोड में टोटल कितने आइटम्स थे? 6 थे, और 6 आइटम्स का मिनिमम स्कोर क्या होगा? 6 होगा। 6 × 1, मान लीजिए सब पे 1 1 पा गया तो 6 हो गया।
और मैक्सिमम स्कोर रेंज क्या होगा 6 × 5, क्योंकि एक आइटम पर अगर वो 5 पा सकता है तो 6 पर 30 हो गया। इसीलिए इस टेबल में लास्ट वाला देखिए, लो मॉडरेट हाई के बाद जो लास्ट वाला कॉलम है जहाँ पर एस रेंज लिखा गया, एस रेंज का मतलब स्कोर रेंज, तो रोल ओवरलोड पहले वाले डायमेंशन पर स्कोर रेंज 6 to 30 होगा। कम से कम 6 स्कोर और अधिक से अधिक 30 स्कोर। न तो कोई इम्प्लाई पहले डायमेंशन पर 6 से कम स्कोर पा सकता है, न तो 30 से ज़्यादा पा सकता है। स्कोर रेंज का मतलब यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर लो रहेगा जब 6 से 14 के बीच रहेगा। मॉडरेट अगर 15 से लेकर के 22 के बीच में स्कोर है तो मॉडरेट है, और 23 से लेकर के 30 के बीच में तो हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होगा, क्योंकि स्कोर रेंज 6 to 30 है। न तो 6 से कम होगा, न तो 30 से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। एक मैं चीज़ आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, जो 12वां जो लास्ट में एज अ होल लिखा है, 12वां डायमेंशन के बाद देखिए लास्ट में एज अ होल, पूरे स्केल के आधार पर अगर स्कोर को हम इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर लो होने पूरे स्कोर का रेंज क्या है 46 to 230, 46 मिनिमम और अधिकतम कितना हो सकता है 230। तो इसमें से 46 से लेकर के अगर 122 पूरे स्केल पर 12 डायमेंशन का नंबर आप जोड़ दीजिए, और सब जोड़ने के बाद अगर 46 से 122 के बीच आता है तो ये लो लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है एज अ होल पूरे स्केल के आधार पर। 123 से 155 के बीच में आता है तो मॉडरेट लेवल है। 156 to 230 के बीच में आता है तो ये हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर रेंज क्या है 46 to 230। मैं आशा करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब एक तीसरा टेबल नंबर 3 आप ज़रूर बनाइएगा। ये समरी टेबल है जो आपको मैनुअल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और इसी हिसाब से आप बनाइएगा। समरी टेबल में आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 डायमेंशंस का नाम आप लिखेंगे, जैसे कि आप पिछले पहले दूसरे टेबल में लिखे थे। यहाँ पर पहले वाले में लिखा स्कोर रेंज, उसके बाद फाउंड स्कोर और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। मैंने जिस इम्प्लाई के ऊपर किया उसका स्कोर मैंने लिखा हुआ जो मुझे मिला, और इसी स्कोर के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉय के स्कोर को अच्छे तरीके से ऐसे बना लें। जैसे जिसके ऊपर जिस एम्प्लॉय के ऊपर मैंने यह टेस्ट किया उसका रोल ओवरलोड में आप यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यानी जहाँ पर हाई स्कोर आया है, अगर हम पहले हाई स्कोर की बात करें उसको रेड से लिखा गया है, जो लो स्कोर आया है वो ग्रीन से लिखा गया है, और जो मॉडरेट है वो पर्पल कलर से लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे रोल एम्बिग्यूटी को ले लीजिए, इस पर हाई स्कोर आया है क्योंकि मेरे एम्प्लॉय का 12 मार्क्स था, 16 था, रोल एम्बिग्यूटी पर 16 था। और जब आप नॉर्म टेबल उधर देखेंगे तो 16 जो है यह इसका स्कोर रेंज 4 to 20 था, और 16 का मतलब ये हो गया कि हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप पिछला वाला अगर आप टेबल देखिएगा तो ये 16 मार्क्स कहीं ना कहीं हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की बात कर रहा है। उसी तरह से पुअर पीयर रिलेशंस पर हाई आया है, लो स्टेटस पर हाई आया है, और स्ट्रेनियस वर्किंग कंडीशंस पर हाई आया है, ठीक है। जबकि मॉडरेट अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो रोल ओवर लोड को लेकर के मॉडरेट आया है, ठीक है। इसके अलावा भी 3-4 हैं जिस पर मॉडरेट आया है, और लो लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस 2 जगहों पर आया है, एक रोल कॉन्फ्लिक्ट पर आया है और दूसरा अंडर पार्टिसिपेशंस पर आया है। तो इसी तरीके से आप समरी टेबल बना लीजिएगा, 12 डायमेंशन का नाम लिख लीजिएगा। और ये जो नॉर्म टेबल है मैं दिखा दूं फिर से, ये जो नॉर्म टेबल है इस नॉर्म टेबल को देख करके आप जो भी लो मॉडरेट या हाई लेवल में आता है आप उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप देख करके आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 12 डायमेंशंस का इंटरप्रिटेशन लो, हाई और मॉडरेट के लेवल पर यहाँ पर लिखा गया है। यानी हाई हमारे वाले रिजल्ट में जो मैंने पाया वह 4 डायमेंशंस पर मुझे हाई मिला, 2 पर लो मिला और बाकी 6 जो डायमेंशंस पर उस पर मॉडरेट मिला। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा स्कोर जो आया था 139 आया था। और 139 की बात किया जाए तो 139 मॉडरेट लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। यानी भले मैंने जो परिणाम पाया, भले 4 पर हाई आया, हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आया, 2 पर लो लेवल ऑफ स्ट्रेस आया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आया, 6 पर मॉडरेट आया, यह बात अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है ओवरऑल वो मॉडरेट लेवल का मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप लिखेंगे यहाँ पर डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो डिस्कशन में आपको बताना पड़ेगा। डिस्कशन में सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि आपको टोटल स्कोर कितना मिला। तो टोटल स्कोर के आधार पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में, जैसे मैंने अगर टोटल स्कोर की बात करूं तो मुझे 139 टोटल स्कोर मिला, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे एम्प्लॉई में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का जो लेवल है वो औसत लेवल का, हमारे एम्प्लॉई में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मॉडरेट या औसत लेवल का पाया गया। के बावजूद 4 ऐसे डायमेंशंस थे, 4 ऐसे एस्पेक्ट थे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिसको लेकर के हमारा एम्प्लॉय बहुत परेशान रहता है। और उसमें क्योंकि 4 को लेकर के, मैंने अभी आपको बताया 4 को लेकर के उसमें ज़्यादा समस्या है और इन चारों डायमेंशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा है इसको भी आप लिख सकते हैं, जबकि 2 डायमेंशंस ऐसे हैं जिस पर औसत से भी कम स्ट्रेस है, उसको लेकर के जरा सा भी परेशानी नहीं है। जबकि 6 ऐसे डायमेंशंस मुझे मिले जिसमें औसत लेवल पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का लेवल हमें मिला, मतलब उसको लेकर के न तो बहुत कम स्ट्रेस है न तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन वो बाउंड्री रेखा पर है। जरा सा भी समस्या होगा तो वो जो मॉडरेट लेवल वाले हैं, अगर ज़्यादा वाले डायमेंशन की तरफ हैं तो वो अभी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आया है उस पर तो ध्यान देना ही है, ठीक है ना। तो आपको ओवरऑल भी बताना है और डायमेंशन वाइज भी बताना है, और ख़ास तौर से उनको ज़रूर बताना है जिस पर हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आया है। उन 4 के बारे में, जैसे मेरे में 4 में आया तो चारों के बारे में ज़रूर बताना है और उसके कारण को भी निश्चित रूप से आपको एक्सप्लेन करना है। सारा कुछ आपको डिस्कशन इंटरप्रिटेशन में लिखना होता है। अब उसके बाद इम्प्रेशन आप यहीं पे खुद लिखिए और इम्प्रेशन में आप 2-3 पॉइंट में बताइए जो मैंने अभी बात बताई है कि ओवरऑल क्या कंडीशन है और डायमेंशन वाइज कंडीशन क्या है। जैसे मैं 2 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा है कि रोल एम्बिग्यूटी, पुअर पीयर रिलेशंस, रोल जो लो स्टेटस एंड स्ट्रेनस वर्किंग कंडीशन, ये 4 ऐसे डायमेंशन थे जो मुझे हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के अंतर्गत मिले। यानी इन डायमेंशंस को लेकर के एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है, इस पर बात करनी होगी और निश्चित रूप से काउंसलिंग की ज़रूरत है जिससे कि उस एम्प्लॉय को उसके इन पहलुओं से, स्ट्रेस से निजात दिलाया जा सके, स्ट्रेस कम किया जा सके। इसीलिए सजेशंस में आप लिखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं चारों, जैसे पहला सीधे लिखा गया है आइडेंटिफाई द रोल वेरी क्लियरली, यानी यहाँ पर आप अपने काम को, अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करिए और अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को बेहतर तरीके से समझिए, उसे बनाने की कोशिश करिए, निभाने की कोशिश करिए। बहुत दिक्कत हो तो आप दूसरे लोगों से बातचीत करिए, ठीक है। स्टेटस को लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
स्टेटस के साथ रियलिटी को भी जोड़िए। वर्किंग कंडीशंस को लेकर के आप में समस्या है तो वर्किंग कंडीशंस को आप अपने हिसाब से उसको समझने और उसको स्ट्रक्चर्ड करने, उसके हिसाब से प्लानिंग वे में काम करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ सजेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सजेशंस हो सकते हैं जो आप अपने तरफ से दे सकते हैं। तो इम्प्रेशन एंड सजेशंस में आप उसको दीजिए जिससे कि